चलिए क्लास शुरू करें। जय हिंद। जैसा कि हमारा पहले से प्लान था आज की क्लास के लिए कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अनुच्छेद यानी कि भाषा संबंधी अनुच्छेद, या इसी बात को हम दूसरे शब्दों में भी अगर कहना चाहें तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में भाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधान देखो, राजभाषा तो हम पढ़ चुके थे, हाँ या ना। राजभाषा में क्या पढ़ा था? हाँ, पहले अगर हम बात करें कि राजभाषा क्या है तो किसी भी देश के संविधान में वर्णित सरकारी कामकाज की भाषा है। और अगर हम अपनी राजभाषा की बात करें तो क्या है? 300 भाग 17 था संविधान का, 343 अनुच्छेद ए में क्या है? हमारे देश की राजभाषा हिंदी को घोषित किया गया है। और उस समय मैंने आपसे कहा था कि केवल 343 अनुच्छेद नहीं है जो भाषा संबंधी है, इसके अलावा भी बहुत सारे अनुच्छेद हैं जो भाषा संबंधी अनुच्छेद होते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद पढ़ने के लिए मेरा अपना व्यू है कि हम सबसे पहले ये पढ़ लें कि संविधान में क्या लिखा हुआ है ना। उसके बाद उसे सरल शब्दों में समझते हैं। तो मैं एक बार पढ़ के सुना रही हूँ कि संविधान में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले अनुच्छेद 120, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था पहली क्लास में कि संविधान में 120, 210 और 343 से लेकर के 351 तक के अनुच्छेद कैसे हैं? भाषा संबंधी हैं, यानी भाषा को लेकर के इन अनुच्छेदों में कोई ना कोई बात कही गई है। तो अब हम ये देखते हैं कि कौन से अनुच्छेद में क्या बात कही गई है। तो सबसे पहले डाल लो अनुच्छेद 120। पहले नंबर पर हम कौन सा पढ़ने वाले हैं? अनुच्छेद 120। अच्छा, मैं आप ही लोगों से पहले पूछना चाह रही हूँ, मैं तो बाद में बता ही दूंगी। अनुच्छेद 120 जो है वो कौन से भाग में आएगा? आपने पॉलिटी तो पढ़ी होगी। वेरी गुड। भाग कौन सा होगा? 5, यानी संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 120 में क्या लिखा हुआ है उसको पहले हम देखते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा पहले हम ये देखेंगे कि संविधान में क्या लिखा हुआ है। तो संविधान में देखो क्या लिखा है। संविधान के अनुच्छेद 120 ए, यानी कि जैसे हम फर्स्ट कहते हैं, में कहा गया है, क्या कहा गया है? संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। संसद में जो कार्य होगा, नहीं अभी अब सुन लो, मैं फिर सरल शब्दों में लिखाऊंगी, किया जाएगा। आगे कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति हिंदी में या अंग्रेजी में विचार प्रकट करने में असमर्थ है तो लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति उसे अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। देखो, ये बात थी अनुच्छेद 120 ए की। किसकी बात है? अनुच्छेद 120 ए। क्या कहा है उन्होंने? ये कहा है, पहली चीज तो ये कही है कि जो संसद में काम होंगे, संसद आप लोग समझते हैं कहां पे? जहां लोकसभा राज्यसभा है, ठीक है। तो संसद में जो कार्य होंगे वो किस में होंगे? या तो हिंदी में होंगे या अंग्रेजी में होंगे। पहली बात तो उन्होंने ये कही। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि अगर कोई भी व्यक्ति, अब कोई भी व्यक्ति है, जैसे मैं तो नहीं जा सकती, जो व्यक्ति आपके राज्यसभा में है या लोकसभा में, संसद में तो वही लोग हैं, तो राज्यसभा सदस्य या लोकसभा सदस्य भाई वही लोग होंगे। अगर कोई व्यक्ति अपनी बात कहना चाह रहा है, जैसे हम अपनी बात कहने से मतलब क्या, जैसे आप देखते हो ना कि हम अपने हमारी समस्याओं को हमारा जनता का प्रतिनिधि, हमारा प्रतिनिधि हमारे यहाँ का सांसद सुनेगा, फिर वो अपनी बात को, हमारी बात को कहाँ पहुंचाएगा? संसद में पहुंचाएगा, देश केंद्र तक पहुंचाएगा। तो मान लेते हैं कि हमारे यहाँ का, हम तो वैसे यूपी वाले, तो हमारी तो हिंदी है। अब हम ये मानकर चलते हैं, हम दूसरा राज्य ले लेते हैं। जैसे हमने कल पढ़ा था केरला, केरला की भाषा क्या थी? कन्नड़। तो कन्नड़ का मान लीजिए एक संसद है, सांसद कन्नड़ का है। अब उसको ना तो हिंदी आ रही है
और ना अंग्रेजी आ रही है, जबकि संविधान में क्या कहा गया है कि भाई काम हिंदी में होंगे या अंग्रेजी में होंगे। इसके अलावा भी जो बात कहेगी वो ये कहेगी भाई उसने अपनी जनता से कन्नड़ में समस्याएं सुनी और उसको भी कन्नड़ी आती है, ना हिंदी आ रही है ना अंग्रेजी आ रही है, तो वो अपनी बात को कन्नड़ में भी कह सकता है और इस बात का अधिकार संविधान ने उसको कहां दिया है, अनुच्छेद 120 में। जैसे मैं आपको एक चीज याद दिलाती हूँ, आप जैसे न्यूज चैनल देखते हो ना, न्यूज चैनल कभी कभार तो देख ही लेते होंगे ना, छेड़ छपाटे, वैसे तो देखते नहीं है ना, तो आपने कभी न्यूज चैनल चेंज किया या आप सीरियल या मूवी पर जा रहे हैं तो चेंज करते करते आपने देखा होगा संविधान में राज्यसभा बैठक चल रही है या लोकसभा बैठक चल रही है तो हेडफोन लगा लेते हैं वो लोग, देखे कभी न्यूज में? तो क्या लगता है कि वो सभा करते करते थक गए तो म्यूजिक का आनंद ले रहे हैं? नहीं। पहले क्या होता था, पहले से मतलब जब टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी, संविधान में ट्रांसलेटर बैठता था, भाषा अनुवादक बैठता था। अब तो सॉफ्टवेयर बहुत सारे डेवलप हो चुके हैं, तो जहां आपने देखा होगा जो लोकसभा या राज्यसभा की जहां बैठक होती है वहां पर जो उनकी टेबल होती है उसमें माइक्स लगे भी होते हैं और वहीं पर उनके लिए एक सिस्टम भी होता है। अब जैसे मान लीजिए कि कन्नड़ वाला व्यक्ति है, जैसे सपोज दैट आप इसे समझते हैं, जैसे मान लो ये भैया कन्नड़ के हैं और यहाँ लोकसभा स्पीकर बैठा हुआ है, ये पूरे सारे संसद बैठे हैं, अब इनको तो भैया ना हिंदी आती है ना अंग्रेजी आती है, इनको तो अपनी केवल कन्नड़ आती है, तो अब ये लोकसभा अध्यक्ष से कन्नड़ में अपनी बात कहने की परमिशन मांगेंगे और क्योंकि संविधान ने अधिकार दिया है तो लोकसभा अध्यक्ष भी मना नहीं कर सकता उसको। अब इन सबको तो कन्नड़ नहीं आती, अब ये कैसे समझेंगे? तो वो सॉफ्टवेयर सबके पास होता है, भाषा जितने भी वहां टेबल। अब जैसे इनको अपनी बात कन्नड़ में कहनी है, इन्होंने उस पर कन्नड़ को क्लिक कर लिया कि भाई मैं अपनी बात किस में कह रहा हूँ, कन्नड़ में कह रहा हूँ। इन दीदी को बात समझ में आ रही है मलयालम में, तो ये सॉफ्टवेयर पे जाके किसको क्लिक करेंगे? आपको समझ में आ रही है मान लीजिए उड़िया में, आपको समझ में आ रही है हिंदी में, और किसी को समझ में आ रही है अंग्रेजी में, तो जिसको जो भाषा समझनी है वो उसी भाषा पर जाकर के अपना टैप करेगा और उससे ट्रांसलेट होकर के अपनी भाषा आती रहेगी, जिससे तभी तो पता चलेगा कि जो वो बात कह रहे हैं उसका विरोध करना चाहिए या समर्थन करना चाहिए। यानी कि अब आपको समझ में आ गया कि अनुच्छेद 120 में, यानी अब तो ये नहीं सोचोगे हेडफोन क्यों लगा लेते। एक बार बच्चे ने क्लास में भी पूछा कि हेडफोन क्यों लगाते हैं मैडम, तो वो हेडफोन इसलिए नहीं लगाते कि उन्हें म्यूजिक का आनंद लेना, वो हेडफोन इसलिए लगाते हैं कि जो अन्य भाषा भाषी व्यक्ति अपनी बात रख रहा है उसे वो अपनी भाषा में समझ सके। इतनी सी बात समझ में। अनुच्छेद 120 में दो बातें कही गई। पहली बात क्या थी कि जो संविधान के काम होंगे वो किस में होंगे, हिंदी में या अंग्रेजी में। और दूसरी बात क्या थी कि जो लोकसभा का या राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो अपनी भाषा को, अपनी बात को अपनी मातृभाषा में भी रख सकते हैं, और इसको रखने की परमिशन कौन दे देगा? या तो लोकसभा का अगर सभापति है यानी लोकसभा स्पीकर है तो वो दे देगा, या राज्यसभा का सभापति। इतनी सी बात समझ में आ गई। तो आपने हेडिंग डाली अनुच्छेद 120, और 120 कहां पर है? हाँ फटाफट से हेडिंग डालो, अनुच्छेद 120 पुस्तक में लिख लीजिए भाग 5, क्योंकि 120 कहाँ आएगा? संविधान के भाग 5 में। हाँ लिखिए 120 ए। अब 120 एक भी लिख सकते, ए भी लिख, फर्स्ट भी लिख सकते हो, ए भी लिख सकते हो, का भी लिख सकते हो, आ भी लिख सकते हो, जो आपको सुविधाजनक लिखे लिखिए। अब मैं सरल शब्दों में आपको लिखाई हूं जिससे कि आपको याद रहे। लिखो 120 ए में कहा गया है, अनुच्छेद 120 ए में कहा गया है कि संसद के कार्य हिंदी या संसद के कार्य हिंदी या अंग्रेजी में होंगे, हिंदी या अंग्रेजी में होंगे, और साथ ही यह कहा गया है या इसका प्रावधान किया गया है, साथ ही यह कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति, अब व्यक्ति से मतलब आपको समझ में आ रहा है ना, यानी या तो वो लोकसभा का सदस्य हो सकता है या राज्यसभा का सदस्य, यानी सांसद जिसे हम कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी बात से मतलब विचार, अपनी बात हिंदी या अंग्रेजी में कहने में असमर्थ है, तो वह अपनी बात अपनी मातृभाषा में
कह सकता है। कह सकता है। और इसकी अनुमति इसकी अनुमति लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति देता है। लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति देता है। लिख लिया। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, वो पूछेगा कि बताइए किसी भी व्यक्ति को या किसी भी सांसद को अपनी मातृभाषा में, सांसद शब्द की प्रयोग किया गया तो इसका मतलब क्या हो गया, संसद की बात हो रही है, केंद्र की बात हो रही है। किसी भी सांसद को अपनी मातृभाषा में बात रखने की अनुमति कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, दोनों या कोई नहीं? दोनों दे सकते हैं। इतनी सी बात समझ में आ रही है। और कौन से अनुच्छेद में देंगे? 120 ए में। अब 120 ए तो हो गया, अब 120 बी समझ लें। चलो अब बात करते हैं 120 बी की। तो एक बार मैं पढ़ के बता देती हूँ कि संविधान में क्या लिखा गया है। संविधान में उपबंध है कि जब तक संसद विधि द्वारा कोई उपबंध न करे तब तक संविधान के आरंभ से 15 वर्ष तक की अवधि समाप्त होने के पश्चात या अंग्रेजी में वाला अंश नहीं रहेगा। अभी हमने क्या लिखा था? हिंदी में या अंग्रेजी में लिखा था कि नहीं लिखा था? तो अनुच्छेद 120 बी में यह कहा गया कि संविधान हमारा कब बना था? 1950 को लागू हो गया था, है ना, यानी कि 1950 को। तो 120 में यह प्रावधान किया गया कि यहां से 15 वर्ष तक। अब 15 वर्ष तक का मतलब क्या हो गया? 1965। भाई 1950 में बन गया और यहां से 15 वर्ष तक की बात हो रही है, तो यहां से 15 वर्ष तक का मतलब क्या हो गया? 1965 में। यानी 1965 तक की स्थिति तो कैसी रहेगी कि हमारे यहाँ काम कैसे रहेंगे? या तो हिंदी में रहेंगे या अंग्रेजी में रहेंगे। इतनी सी बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर संविधान में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई, छेड़छाड़ से मतलब क्या है कि कोई भी संशोधन नहीं किया गया, तो 15 वर्ष बाद जो या अंग्रेजी में, हमने एक शब्द लिखा था ना, या अंग्रेजी में, ये वाला जो भाग है, इतना पार्ट, ये अपने आप हट जाएगा। यानी 1965 के बाद क्या होगा कि अपने आप ही सारे काम किस में होने लगेंगे? हिंदी में होने लगेंगे। लेकिन ऐसा कब होगा? जब संविधान में किसी भी तरीके का संशोधन नहीं किया जाएगा। इससे रिलेटेड, भाषा से रिलेटेड, अन्य संशोधन की बात नहीं हो रही है। भाषा संबंधी अगर कोई संविधान में संशोधन नहीं किया गया तो 15 वर्ष बाद, यानी कौन सी सन में? 1965 में अपने आप ये भाग हट जाएगा। और अभी तक नहीं हटा है, 2023 तक भी अभी भी काम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हो रहे हैं। इतनी सी बात समझ में आ रही है। यानी हम भाषा संबंधी परिवर्तन कर चुके हैं, संशोधन कर चुके हैं। वो बस इतना आपसे पूछेगा कि या अंग्रेजी में जो भाग था, अंश है, वो संविधान से कितने वर्षों बाद हटाने का प्रावधान था? तो कितने वर्षों बाद हटाने का प्रावधान था? 15 वर्ष बाद। या वो ये भी पूछ सकता है कि कब संविधान में प्रावधान किया गया, मतलब संविधान में कब प्रावधान था कि यह अंग्रेजी में वाला भाग हट जाएगा? तो कब प्रावधान था? 1965 में। भाई हमने प्रावधान तो यही कहता है कि 1965 में हम हटा देंगे, लेकिन नहीं हटा, वो एक अलग बात है। तो लिखिए अनुच्छेद 120 बी में, अनुच्छेद 120 बी में कहा गया कि यदि संसद विधि द्वारा कोई प्रावधान नहीं किया गया, यदि संसद विधि द्वारा कोई प्रावधान नहीं किया गया, तो संविधान निर्माण के 15 वर्ष बाद, तो संविधान निर्माण के 15 वर्ष बाद या अंग्रेजी में और या अंग्रेजी में डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद जरूर कर दीजिएगा, या अंग्रेजी में
निर्माण के 15 वर्ष बाद, और 15 वर्ष बाद का मतलब ही क्या हो गया, 1965, या अंग्रेजी में वाला अंश स्वतः ही हट जाएगा, या अंग्रेजी में वाला अंश स्वतः ही हट जाएगा। लिख लिया। अब इसके बाद मैंने 120 के बाद कौन सा अनुच्छेद बताया था, 210। तो अब आप लोग बताइए 210 कौन से भाग में आएगा, 151 जब आपके वहां तक था तो अब ये कहाँ जाएगा, लिखें, पहले समझ लें। तो अभी हमने जो समझा 120 ए में समझा, 120 ए में क्या समझा कि सांसद अगर अपनी बात नहीं कह पा रहा है तो अपनी मातृभाषा में कह सकता है। लेकिन ये प्रावधान केवल संसद के लिए नहीं था, या हम ऐसे समझ लेते हैं कि जो प्रावधान 120 ए में सांसदों के लिए किया गया या संसद में किया गया, ठीक वही प्रावधान राज्य में 210 में किया गया। यानी अब तक जो हमने बात समझी वो सांसद के पक्ष में समझी, अब हम जो बात समझेंगे वो किसके पक्ष में समझेंगे, राज्य के, यानी विधायक। इतनी सी बात समझ में आ रही है। अब राज्य की बात केवल यूपी की तो नहीं हो रही है, सारे राज्यों की बात हो रही है, और सभी राज्य ऐसे नहीं है जहां हिंदी में अंग्रेजी में काम हो रहा हो, भाई वहां पे भी तो अन्य भाषाएं हैं। तो वहां का जो व्यक्ति है, वहां का जो विधायक है, अगर वो अपनी बात हिंदी और अंग्रेजी में नहीं कह पा रहा है तो वो भी अपनी बात किस में कह सकता है, अपनी मदर टंग में, यानी कि मातृभाषा में। अच्छा ये बताओ, वहां पर परमिशन दे रहा था लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति, तो मुझे ये बताइए कि विधानसभा में या विधान परिषद में कौन देगा, लोकसभा अध्यक्ष, हाँ, राज्यसभा अध्यक्ष, या दो देना, राज्यसभा और सॉरी विधान परिषद, विधानसभा, तो या तो विधानसभा का सभापति देगा या विधानसभा का अध्यक्ष देगा। बात समझ में आई, यानी जो परमिशन वहां पर आपको संसद का हेड दे रहा था, वहां वही परमिशन यहाँ पर राज्य का हेड देगा। इतनी सी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। तो लिखो, अनुच्छेद 210 में, अनुच्छेद 210 में राज्य विधानमंडल में, राज्य विधानमंडल में राज्य के कार्य, राज्य के कार्य राजभाषा, राजभाषा कौमा हिंदी कौमा अंग्रेजी में किए जाएंगे। में किए जाएंगे। अब यहाँ पे राजभाषा से क्या मतलब है, यहां मैंने 3 शब्द लिखा है, राजभाषा कौमा हिंदी कौमा अंग्रेजी। अच्छा बेसिकली यहाँ कौमा नहीं होना चाहिए, या लगाइए, या तो राजभाषा में होंगे या हिंदी में होंगे या अंग्रेजी में होंगे। इसका मतलब समझते हैं आप क्या हुआ। मैंने आपसे एक बात बोली थी ना, वहां पर बात हो रही थी केंद्र की और यहाँ बात हो रही है राज्य की, यानी कि राज्य अपनी राजभाषा भी चुन सकता है। हालांकि इस बात का प्रावधान 210 में नहीं है, इस बात का प्रावधान हम आगे पढ़ेंगे कि राज्य को किस अनुच्छेद में अधिकार दिया गया है कि वो अपने राज्य की एक राजभाषा चुने। तो अगर राज्य, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश की राजभाषा क्या है और दूसरी राजभाषा उर्दू, बात समझ में आ रही है। हमें राज्य को अधिकार है कि वो एक भाषा चुन ले या एक से अधिक भी चुन ले। तो जो राजभाषा उसने चुनी है, या तो वो अपने काम राजभाषा में कर ले जो उसने संविधान में लिखवा रखी है कि भाई हमारी ये राजभाषा होगी, या हिंदी में कर ले क्योंकि वो केंद्र की है, या अंग्रेजी में कर ले। अब इसके अलावा आगे लिखिए, लिख लिया ना, लिखो, आगे कहा गया है कि, आगे कहा गया है कि विधानमंडल का कोई सदस्य, विधानमंडल का कोई सदस्य
यदि अपने विचार अपनी मातृभाषा में रखना चाहे, अपने विचार अपनी मातृभाषा में रखना चाहे तो इसकी अनुमति मातृभाषा में रखना चाहे तो इसकी अनुमति विधानसभा का अध्यक्ष या विधानसभा का सभापति देता है। हाँ, और दूसरी बात क्या की, व्यक्ति विचार अभिव्यक्ति जो प्रावधान केंद्र सरकार के लिए संसद के लिए 120 में थे, सेम वही प्रावधान 210 में किसमें है, राज्य के लिए। इतनी सी बात समझ में आ गई, आगे बढ़े, रुको, बिना लिखे याद रहे तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो और भी अच्छी बात है, इससे भी अच्छी क्या बात हो सकती है। अगला अनुच्छेद। अच्छा मुझे ये बताओ, हमने 343 ए को तो पढ़ लिया था और 343 ए में क्या था, राजभाषा क्या है, 343 ए में हमने कहा था राजभाषा हमारी क्या है, हिंदी। सेकंड में एक चीज और कही गई थी, जो अंक प्रणाली होगी, क्या होगी, अंक प्रणाली, वो अंतरराष्ट्रीय होगी। और ये बात हम किसकी कर रहे हैं, 343 की। पुरानी किताबें देखिए, या ऐसे बताओ, हिंदी की गिनती होती है ना, ये हिंदी की अंक प्रणाली है ना लल्ला, साथी है। हाँ, इस तरीके से मिल जाता है। अब ठीक है मामला, तो संविधान में कहा गया कि भाई देखो, हिंदी राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि कौन सी होगी, देवनागरी, पहले लिखा चुकी हूँ राजभाषा में। आगे ये कहा गया अंक सिस्टम होगा, नंबर सिस्टम, अंक प्रणाली, वो कैसी होगी, अंतरराष्ट्रीय। और उस समय अंतरराष्ट्रीय भाषा क्या थी, अंग्रेजी। भाई संविधान जब लिखा जा रहा था, अंग्रेजों का ही राजकाज था लगभग बहुत बड़े क्षेत्र पर। तो आप देखिए किताबों में भी या प्रशासन के जो भी कार्य हो रहे हैं, वहां 1 2 3 या ऐसे 1 इकाई 2 इकाई 3 इकाई 4 ऐसे तो पढ़ते थे इसको, ये नहीं है, बल्कि प्रावधान क्या है, बात समझ में आ गया। तो लिखो, अनुच्छेद 343 में अनुच्छेद 343 बी, क्योंकि ए में तो वही बात कही गई थी, बी में अंक प्रणाली अंतरराष्ट्रीय होगी। अंक प्रणाली कैसी होगी, अंतरराष्ट्रीय। तो अगर आपसे पूछ ले कि किस अनुच्छेद में अंक प्रणाली अंतरराष्ट्रीय, तो किसमें, 343। इसमें तो ऐसा कुछ था ही नहीं समझने वाला, क्योंकि आधा तो आप पहले ही पढ़ चुके थे, आगे समझ लें।
आगे बताओ आप कौन सा अनुच्छेद आएगा? हाँ हाँ, 43 से क्या तक है, तो अब कौन सा आएगा? मुझे जहां तक गिनती आती है 43 के बाद 44 आता है। जब पहले ही कहा था कि लगातार हैं, तो अब तो समझ में डाउट होना ही नहीं चाहिए। अरे तो हाँ हाँ हाँ, देखो, राजभाषा की जो बात हो रही है, हाँ, जो हमने 343 में बात की वो देश की राजभाषा की बात की। राज्य को भी परमिशन है, उसको भी अधिकार है कि वो अपने राज्य की राजभाषा चुन सकता है, लेकिन उसका प्रावधान 343 में नहीं है। बात समझ में आ रही है? अगर 343 अनुच्छेद की बात हो रही है तो केंद्र की राजभाषा, देश की राजभाषा की बात हो रही है। हाँ, मैं ये बता रही थी, तुम लोग कह रहे थे कि मैडम मैंने यहाँ लिखा है ना 120, 210, उसके बाद 343 से लेकर के 351 तक। इतनी सी बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? तो अब कौन सा आएगा? 344। अब समझ ले 344 में संविधान में ने क्या लिखा है। तो संविधान ने जो लिखा है पहले उसे सुनो। संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत व्यवस्था की गई है कि संविधान के आरंभ के 5 वर्षों बाद राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेगा जो हिंदी के प्रयोग के विस्तार पर सुझाव देगा, जैसे किन कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग किया जा सकता है, न्यायालयों में हिंदी का प्रयोग कैसे बढ़ाया जा सकता है, अंग्रेजी का प्रयोग कहां से किस प्रकार सीमित किया जा सकता है। इसी प्रकार आयोग संविधान के आरंभ के 10 वर्षों बाद गठित किया जाएगा। ये आयोग भारत की उन्नति की प्रक्रिया तथा हिंदी भाषी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए अनुशंसा करेंगे। आयोग की सिफारिशों पर संसद की एक विशेष समिति राष्ट्रपति को राय देगी। राष्ट्रपति पूरी रिपोर्ट या उसके कुछ अंशों को लागू करने के लिए निर्देश जारी कर सकेगा। हाथ कुछ लगा नहीं, भाव कोई जगह नहीं, यही तो संविधान है। इसीलिए मैंने कहा एक बार संविधान को पढ़ते हैं। चलो अब समझते से एकदम सरल शब्दों में। हाँ, हम ये पढ़ रहे थे 344। देखो 344 अनुच्छेद ये कहता है कि भाई हमने जब 120 पढ़ा तो हमने उसमें एक चीज पढ़ी कि भाई 15 साल बाद हिंदी रहेगा और अंग्रेजी अपने आप हट जाएगा। तो अपने आप कैसे हटेगा? कोई देववाणी होगी, कोई आकाशवाणी होगी, या भगवान जी सीधे लाइट मारेंगे संविधान में, से टीवियों में होता है ना, हाथ किया रोशनी निकली सब कुछ शक्ति आई? नहीं होगा। उसके लिए एक अपना एक प्रोसेस होगा। वो प्रोसेस क्या होगा उसका वर्णन हमें कहां मिलता है? 344 में। यानी 344 में उन्होंने क्या कहा? सबसे पहले कहा कि हमने संविधान देखो कब बनाया से मतलब लागू कब किया? 50 में लागू हुआ 26 जनवरी 1950। उन्होंने ये कहा, उन्होंने मतलब संविधान में ये कहा गया कि इसके 5 वर्षों बाद। अब 5 वर्षों का मतलब क्या हो गया? 1955। देखो जब हमने संविधान लागू किया था उस समय वैसे भी स्थितियां बड़ी डवाडोल थी, हम आर्थिक स्थिति हमारी चरमरा रही थी, और इसलिए हमने उस समय ये भी सोच रखा था कि भाई देखो अभी स्थितियां ऐसी रहने देते, एकदम से हम जब पूरा का पूरा सिस्टम बदलते हैं तो उसमें खर्चे भी बहुत होते हैं। तो 15 वर्ष तक हम धीरे धीरे प्रगति कर लेंगे, उसके बाद हम परिवर्तन कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि हम 1955 में क्या करें, भाई 5 साल तो पहले देश को समझ तो लें, अभी अभी तो अंग्रेजों के चुंगल से छूटा है। तो 5 साल बाद हम क्या करेंगे? एक आयोग का गठन करेंगे। किसका गठन करेंगे? आयोग का, जिसे कहा जाता है राजभाषा आयोग। गठन हो भी चुका है, लिखाऊंगी मैं आगे। राजभाषा आयोग का गठन हुआ था, उसके अध्यक्ष पूछे जाते हैं। आयोग का गठन तो बहुत कम पूछा गया एग्जाम में, पर अध्यक्ष पूछे जाते हैं, बीजी खैर, तो वो लिखाएंगे। तो इन्होंने ये कहा कि हम एक किसका करेंगे? एक आयोग का गठन करेंगे। अब इस आयोग का काम क्या होगा? जैसे मान लीजिए हमने एक आयोग गठन कर दिया, उस आयोग में 31 सदस्य हैं, एक अध्यक्ष है, 30 सदस्य हैं, ऐसे मान लेते हैं, या ऐसे मान लेते हैं 10 सदस्य, 11 हैं, एक अध्यक्ष और 10 सदस्य। अब जो 10 सदस्य हैं वो क्या करेंगे कि वो देश में जो भाषाविद हैं, भाषाविद का ना जो भाषा के जानकार हैं, भिन्न भिन्न भाषाओं के जानकार हैं, उनसे मिलेंगे, राज्यों में घूमेंगे, आम जनता से मिलेंगे, उसकी राय जानेंगे,
और इस बात का प्रयास करेंगे कि हम क्या करेंगे कि जो अलग, देखो हम दूसरे की चीज को कब अपनाएंगे, जब कोई हमारी चीज को अपना लेगा। ऐसी बात है, व्यवहार दोनों ही तरफ से चलना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जो सदस्य होंगे वो सबको समरसता का भाव लेंगे, आम जनता के बीच जाकर, भाषा विज्ञानियों के बीच जाकर के, वहां के जो लोकल लोग हैं उनके बीच जाकर के, फिर जो अपने अनुभव लाएंगे उससे विचार देंगे। वो विचार फिर एक जगह नोट भी किए जाएंगे। विचार ऐसा तो नहीं कि मेरा ये विचार है लिख दो, यानी एक पूरी फाइल बनेगी। उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, इसके 10 सालों बाद, इसके 10 सालों बाद नहीं, किसके 10 सालों बाद, इसके 10 सालों बाद, यानी कि कब, 1960 में हम एक और आयोग बनाएंगे। भाई इस आयोग ने बहुत सारी सुझाव दिए होंगे, बहुत सारी अनुशंसाएं दी होंगी, भाई हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, लेकिन जो कुछ कहा होगा वो पूरी तरीके से सही है नहीं है, और उसमें कितने परिवर्तन की आवश्यकता है, जो पहले आयोग ने जितने भी सुझाव दिए उनमें से कितने मानने हैं, कितनों को परिवर्तित करना है, कितनों को हटा ही देना है, उस बात की जांच कौन करेगा, जो 1960 में हम एक और आयोग बनाएंगे वो जांच करेगा। जब वो जांच कर लेगा तो फिर एक समिति बनाएंगे, फिर क्या बनाएंगे, एक समिति का निर्माण करेंगे, और वो समिति क्या करेगी, राष्ट्रपति को राय देगी। किसको राय देगी, राष्ट्रपति को। अब राष्ट्रपति को उसने राय दे दी, अब राष्ट्रपति क्या करेगा, उन सारी चीजों को समझेगा। इस आयोग ने सुझाव दिए, इसके सुझावों पर फिर किसने समझा, बाद में जो एक और आयोग बना उसने समझा। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद फिर एक समिति बनाई, उस समिति ने किसको सुझाव दिया, राष्ट्रपति को दिया। अब राष्ट्रपति की मर्जी, मर्जी से मतलब वो भी विचार विमर्श करेगा। उसके बाद हो सकता है जितने सुझाव इस समिति ने दिए हैं उनको पूरा मान ले, हो सकता है थोड़ा मान ले, या ये भी हो सकता है कि वो ये भी कह सकता है, बाध्य नहीं है किसी भी चीज के लिए कि आप दोबारा कीजिए। तो ये हमने प्रावधान पूरा किया था। एक आयोग बनाएंगे, फिर 5 साल बाद एक और आयोग बनाएंगे, फिर एक समिति का निर्माण करेंगे, और ये सारा प्रोसेस 1965 तक, यानी 65 में हमने एक समिति बनाई। समिति को तो सीधे सीधे जाके सुझाव देने हैं। 55, 60 और यहां हम कहां पर पहुंच गए, 65 में पहुंच के सुझाव दिया। सुझाव को तो सिर्फ तो राष्ट्रपति को फिर साइन ही कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि जो या अंग्रेजी में वाला भाग है उसको पूरी तरीके से हटा देंगे। हमने ऐसा विचार संविधान में किया था, हालांकि ऐसा कुछ हो नहीं पाया। आयोग बना, पहला आयोग बन गया, लेकिन कुछ ऐसी राजनीतिक कारण भी रहे, कुछ और भी परिस्थितियां रही जिसके कारण हम पूरी तरीके से इसको लागू नहीं कर पाए। इसीलिए हमने एक चीज की थी, एक नाम आपने सुना होगा, अगर सुना है तो अच्छी बात है, और नहीं सुना है तो मैं तो पढ़ाऊंगी ही, त्रिभाषा सूत्र। नाम सुना है, नहीं सुना? जब हम इन चीजों में पूरी तरीके से मतलब हम ऐसा काम नहीं कर पाए कि हम पूरे राज्य को एक ही भाषा में बांध सके, तो फिर सरकार ने 1968 में, ये मैं आगे लिखाऊंगी, अभी सिर्फ आपको बता दे रही हूँ, यहाँ पे हम फेल हो गए 1965 तक। फिर क्या किया, 1968 में एक समिति, एक नया प्रावधान निकाला। लोगों से, राज्य के मुख्यमंत्री थे उसमें, कुछ कुछ राज्यों के भाषाविद थे, उन सबके सुझाव पे हमने एक त्रिभाषा सूत्र निकाला। ये त्रिभाषा सूत्र क्या था, ये त्रिभाषा सूत्र ये था कि हम हर राज्य के बच्चों को 3 भाषाएं सिखाएंगे। एक क्षेत्रीय भाषा होगी, एक अंतरराष्ट्रीय भाषा होगी, और एक दूसरी भाषा होगी। मतलब एक से मतलब इन 2 के अलावा। जैसे आपने नवोदय विद्यालय सुने, नवोदय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में बच्चा 3 लैंग्वेज सुनता है, पढ़ता है। हिंदी अगर वो यहाँ का है तो हिंदी हमारी अपनी मातृभाषा है, क्षेत्रीय भाषा है। अंग्रेजी अंतरराष्ट्रीय भाषा है, और एक भाषा वो दूसरी पढ़, जैसे मलयालम पढ़ ले, कन्नड़ पढ़ ले। मान लीजिए आप में से हम मान लेते हैं इन भैया का एडमिशन नवोदय में हो गया, तो इनको हिंदी पढ़नी है क्योंकि क्षेत्रीय भाषा है, अंग्रेजी पढ़नी है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय भाषा है, एक दूसरी भाषा पढ़ेंगे अन्य राज्य भाषा, यानी इनको पढ़वा देते हैं कन्नड़। अब मान लीजिए इन्होंने कन्नड़ पढ़ ली, तो इनको कन्नड़ का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? अब इनको जब कन्नड़ का ज्ञान हुआ और मान लीजिए कहीं कोई जॉब आई, तो इनको कन्नड़ में भी जॉब लेने के चांसेस बन गए। अब जब ये कन्नड़ जाएंगे, वहां जाकर जॉब करेंगे, तो वहां भी तो एक रोजगार का साधन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? प्लस ये जब वहां जाकर रहेंगे कन्नड़ वाले प्रदेश में, तो वहां के लोगों से मिलेंगे, तब हमारे बीच आपस में समरसता का भाव आएगा, वैमनस्य का भाव आएगा। ऐसी बात है, समरसता का भाव आएगा, हम एक दूसरे से घुलेंगे मिलेंगे, और जब एक दूसरे से घुल मिल जाएंगे तो जैसी बात है हम पूरे देश को एक भाषा के एक सूत्र में बांध देंगे।
इतनी सी बात समझ में आ गई। लेकिन फाइनली ना तो हम इसमें बेहतर काम कर पाए, ना हम इसमें बेहतर काम कर पाए। इसको हम बाद में और अच्छे से समझेंगे, अभी फिलहाल मैंने बताया। तो अब पहले इसको लिख लें 344 को। तो लिखो अनुच्छेद 344 में, अनुच्छेद 344 में कहा गया या उपबंध किया गया, 344 में कहा गया कि संविधान निर्माण के 5 वर्षों बाद, संविधान निर्माण के 5 वर्षों बाद एक आयोग का गठन किया जाएगा, एक आयोग का गठन किया जाएगा। जो 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 मतलब आयोग की बात करें, जो हिंदी के, जो हिंदी के विस्तार पर सुझाव देगा, जो हिंदी के विस्तार पर सुझाव देगा। इसके बाद 10 वर्षों बाद, इसके बाद 10 वर्षों बाद एक और आयोग का गठन किया जाएगा। अब 10 वर्षों बाद का मतलब क्या हो गया? 1960, 65 कैसे हो गया भाई? भाई जो 10 वर्ष चल रहे हैं ना वो संविधान निर्माण से चल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? 10, आप चाहो तो कोष्टक में लिख भी लेना 1960 के 10 वर्षों बाद एक और आयोग का गठन किया जाएगा, एक और आयोग का गठन किया जाएगा। तत्पश्चात यानी उसके बाद एक समिति का निर्माण होगा, एक समिति का निर्माण होगा जो अहिंदी भाषी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए, अहिंदी यानी जो हिंदी नहीं बोल रहे हैं, अहिंदी भाषी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए, हितों को ध्यान में रखते हुए अहिंदी भाषी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति को अनुशंसा करेंगे, अनुशंसा करेंगे या सुझाव देंगे। अगर अनुशंसा समझ में नहीं आ रहा तो आप सामान्य शब्द भी लिख सकते हो, सुझाव देंगे। राष्ट्रपति समिति के सुझावों को, राष्ट्रपति समिति के सुझावों को पूर्णतः यानी पूरी तरीके से, पूर्णतः या अंशतः, या हो सकता है वो थोड़े बहुत ही मान ले, अंशतः, अंशतः लागू करने के निर्देश जारी करेगा, लागू करने के निर्देश जारी करेगा। चवालीस के बाद कौन सा आएगा? और भाग तो अब बताना नहीं है क्योंकि 17 ही चल रहा है भाई, 43 से तो 17 शुरू हो गया ना। 44 समझ में आ गया। अब अगर आपसे पूछ ले कि भारत, देखो पूरा का पूरा अनुच्छेद आपसे एग्जाम में पूछे, इस बात की संभावना कम होती है, वो सरल शब्दों में पूछेगा। वो आपसे पूछ ले कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा आयोग के गठन की बात कही गई है, तो किसमें की गई है? 44 में। बात समझ में आ गई। या वो ऐसे भी कह सकते हैं, उससे सीधे सीधे ना दे राजभाषा आयोग, वो ये आपसे कह दे कि ये बताइए कि हिंदी के विकास के लिए या हिंदी के प्रचार के लिए, हिंदी के विस्तार के लिए आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाएगा, तो किसके अंतर्गत किया जाएगा? 344 के अंतर्गत। अब बात कर लेते हैं 345 में क्या लिखा है। तो देखो 345 में पहले जो संविधान में लिखा है उसे सुन लो। 345 के अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में उपयुक्त प्रयुक्त होने वाली या किन्हीं अन्य भाषाओं को या हिंदी को शासकीय प्रयोजनों के लिए स्वीकार कर सकेगा।
यदि राज्य का विधानमंडल ऐसा नहीं कर पाएगा तो अंग्रेजी भाषा में प्रयोग यथावत किया जाएगा। मैंने आपसे कहा था, जो आपको अनुच्छेद 120 लिखा, सॉरी 210 लिखाया था उसमें, कि राजभाषा या हिंदी या अंग्रेजी, यानी कि राज्य अपनी राजभाषा कब चुनेगा, तो किसमें चुनेगा? 345 अनुच्छेद राज्य को, यानी राज्य के विधानमंडल को यह अधिकार देता है, क्या अधिकार देता है? कि वो अपनी राजभाषा चुन ले, राज्य की राजभाषा। जैसे यूपी वाले तो बड़े आगे हैं, उन्होंने तो फटाफट से हिंदी को चुन लिया। संविधान ने क्या कहा कि आप राजभाषा के रूप में हिंदी को चुन लो, अगर आप चुनना चाहते हो तो। हिंदी को नहीं चुनना चाह रहे हो, जैसे यूपी में तो हिंदी बाहुल्य क्षेत्र है, अन्य राज्यों की बात करें, जैसे आप चले जाइए कर्नाटका, उड़िया, असम की तरफ अगर चले जाए तो वहां तो हिंदी बाहुल्य क्षेत्र नहीं है, तो उसने ये कहा कि आप या तो कोई और भाषा चुन लो, अन्य भाषा। लेकिन अगर किसी राज्य ने राजभाषा के रूप में ना हिंदी को चुना ना अन्य भाषा को चुना, उसने कहा हमें नहीं करना ये काम, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, तो फिर काम किस में होगा? फिर अंग्रेजी में होता रहेगा। यानी कि संविधान ने राज्य को किस अनुच्छेद में राजभाषा चुनने का अधिकार दिया है? 345 में। तो लिखो फटाफट, अनुच्छेद 345 में राज्य विधानमंडल, अनुच्छेद 345 में राज्य विधानमंडल राज्य विधानमंडल राज्य के लिए राजभाषा के रूप में हिंदी, राज्य के लिए राजभाषा के रूप में हिंदी या अन्य क्षेत्रीय भाषा, यानी जो उसके क्षेत्र में, जिस राज्य के क्षेत्र में बोली जाती हो, अन्य क्षेत्रीय भाषा को चुन सकता है या स्वीकृत कर सकता है। यदि राज्य ऐसा नहीं करता, तो उस राज्य के संवैधानिक कार्य अंग्रेजी में नहीं कर सकता, तो उस राज्य के संवैधानिक कार्य अंग्रेजी में यथावत होंगे या अंग्रेजी में होंगे। लिख लिया? कोई समस्या? राज्य अपनी राजभाषा किस अनुच्छेद के अंतर्गत चुन सकता है? 345 के अंतर्गत। तो अगला अनुच्छेद कौन सा होगा? अनुच्छेद, ये जो अनुच्छेद है ना 346, लास्ट टाइम जेल वार्डन का पेपर कब हुआ था? 2019 में, 30 में जनवरी में हुआ था ना शायद, उसमें ये पूछा गया था 346 वाला। अब सुन लेते हैं कि संविधान में पहले क्या लिखा, उसके बाद सरल शब्दों में समझेंगे। अनुच्छेद 346 के अनुसार संघ द्वारा निर्धारित भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में या किसी राज्य और संघ सरकार के बीच में पत्र आदि की राजभाषा होगी। यदि दो राज्य अधिक या दो से अधिक राज्य परस्पर हिंदी भाषा को स्वीकार करना चाहें तो उसका प्रयोग किया जा सकता है। समझ में आ गया? देखो, ये है हमारी दिल्ली, ड्राइंग नहीं देखनी है, सिर्फ समझना है। दिल्ली से मतलब केंद्र सरकार, और ये है हमारे बहुत सारे राज्य। दिल्ली को बीच में ही रहने देते हैं क्योंकि केंद्र सरकार है, ठीक है। ये पूरे देश को संचालित कर रही है कि नहीं कर रही, पहले तो ये बताओ। संचालित करने के लिए आपस में बात करना आवश्यक है या चुप रहना जरूरी है? बात तो करनी है। ऐसा तो है नहीं कि मोदी जी को याद आया, उन्होंने फटाफट से व्हाट्सएप घुमाया, सारे सेंट्रल गवर्नमेंट जितने भी सीएम हैं उनको व्हाट्सएप कर दिया, फेसबुक कर दिया,
ट्विटर पे डाल दी चीजें, संवैधानिक कार्य हैं, बड़ा खुश हो रहे हैं कि मोदी जी व्हाट्सएप चला रहे हैं। संवैधानिक कार्य हैं तो लिखित रूप में होंगे, हाँ या ना। अब मान लेते हैं, वैसे तो यहाँ इलेक्शन है 24 में, तो इनको भी यहाँ के सपोर्ट की आवश्यकता है ना। तो अभी इलेक्शन पे कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो ठीक नहीं है बोलना। हम मान लेते हैं ये है भैया हमारा यूपी, थोड़ा बड़ा बनाते हैं क्योंकि यूपी है, हर चीज का यहाँ उत्तर होता है। हाँ ये बिल्कुल फैक्ट है। मैं एक बार एक कोई कवि सम्मेलन शायद यूट्यूब पर देख रही थी, तो उसमें कुमार विश्वास जी को सुन रही थी, तो उन्होंने कहा कि जब वो किसी विदेश यात्रा पर गए तो उन्हें एक आतंकवादी वहां मिल गया। तो उनकी एक कविता तो आप सबने भी सुनी होगी बहुत अच्छे से, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है ना। तो उन्होंने कहा आतंकवादी मिल गया, तो मैंने उससे पूछा आप क्या करते हो, कि मैं आतंकवादी हूँ। तो उन्होंने पूछ लिया कि आप जो सांस्कृतिक घटनाएं करते हो यानी बम ब्लास्ट है, ये सब हमारे उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं करते हो। तो उसने उसको जवाब दिया कि देखो ऐसा है, इसको करने का ना अपना एक तरीका होता है, हर काम को करने का एक प्रोसेस होता है। बोले क्या प्रोसेस है, कि जैसे मान लीजिए हम कोई एक साइकिल लेते हैं, साइकिल को एक भीड़भाड़ वाले जगह पर रखते हैं, और वहां रखने के बाद में आधे घंटे के बाद हम रखकर छोड़ आए, फिर आधे घंटे बाद निर्धारित समय पर 15 मिनट बाद एक व्यक्ति जाएगा, फिर वह उस पर एक बैग छोड़कर आएगा, लावारिस बैग, फिर 10-15 मिनट बाद एक व्यक्ति जाएगा तो उसको ब्लास्ट करेगा। बोले हमने कई बार प्रयास किया उत्तर प्रदेश में, कई बार साइकिल रखी, लेकिन जब 15 मिनट बाद हमारा व्यक्ति गया तो साइकिल ही नहीं मिली। तो ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ तो बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, तो इसको हम ना इसलिए पहले थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, है ना। अब देखते हैं, वैसे भी यहाँ के इलेक्शन में सबसे ज्यादा रोल यहीं का होता है। अब देखो क्या करना है, मान लीजिए हमारे यूपी को किसी चीज की आवश्यकता है या कोई सुझाव है, अब उसको किससे कहना है, केंद्र सरकार से कहना है। तो मैंने जैसा कहा कि वो व्हाट्सएप नहीं करेंगे कि हेलो, वो पत्र लिखेंगे। तो राज्यों का केंद्र सरकार के मध्य पत्र आदि करना, या केंद्र सरकार का सभी राज्यों से पत्र करना। अच्छा दूसरा पहले ले लेते हैं वरना सारा ही कुछ गड़बड़ मामला हो रहा है। इसने इसको पत्र लिखा या ये लोग इनको पत्र लिखें, तो पत्र लिखने की भी तो अपनी एक भाषा होगी, कि ऐसे ही लिख जाएगा ब्लैंक पेपर, टीवियों की तरह जैसे सीरियल में होता है एक पेपर, उसमें से चेहरा निकला उभर कर आया कैमरे में से, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो जो पत्र की भाषा होगी, कौन से पत्र की भाषा, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य हो रही है। ये वो वाला पत्र नहीं है कि कबूतर वाला, वो पत्र लिखती थी कबूतर जा जा, यानी जो पत्र की भाषा होगी उस भाषा का प्रावधान किसमें है, 346 में। अब केंद्र क्या करेगा, या तो कोई भाषा चुन ले या फिर वो राजभाषा में अपना पत्र दे। हालांकि हमारे यहाँ तो सब अंग्रेजी में ही जा रहे हैं, अभी भी काम अंग्रेजी में ही हो रहा है, यानी पत्र की भाषा या तो राजभाषा हो या एक भाषा चुन ले। और इसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि भाई मान लो ये तो आपस में बातें कर रहे हैं, मान लो ये था हमारा यूपी और ये है हमारा राजस्थान, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। अब जो सरकार बात कर रही है वो तो कर रही है भाई राजभाषा में या अंग्रेजी में, हाँ या ना। लेकिन राजस्थान और यूपी का मामला कुछ कुछ ऐसा है कि भैया ये अंग्रेजी में कंफर्टेबल नहीं है, ये किस में कंफर्टेबल है। तो ये दोनों आपस में चाहें तो अपनी एक भाषा चुन सकते हैं, और सिर्फ ये दोनों नहीं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और भी दो चार निपट सकते हैं आपस में। बात समझ में आ रही, यानी अगर इन दोनों ने आपस में पत्र करने के लिए एक भाषा चुन ली है तो इसमें केंद्र सरकार कुछ भी नहीं करेगी, उसका आपस का इंटरफियर कुछ नहीं होगा, ये दोनों इनके आपस के बीच की बात है। अब इतनी सी बात समझ में आ गई। अब अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को पत्र लिखती है या केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य में पत्र प्रावधान की भाषा का प्रावधान कहां पर है, या राज्य और राज्य के मध्य पत्र आदि की भाषा का प्रावधान कहां पर है, 46 में। बात समझ में आ गई, लिख लेते हैं इसको। लिखिए अनुच्छेद 346 में, अनुच्छेद 346 में संघ द्वारा निर्धारित भाषा, संघ द्वारा निर्धारित भाषा केंद्र और राज्य के मध्य की
केंद्र और राज्य के मध्य पत्र आदि की, केंद्र और राज्य के मध्य पत्र आदि की राजभाषा होगी। पत्र आदि की भाषा, पत्र आदि की भाषा कौन सी होगी? राजभाषा होगी। और यदि दो या दो से अधिक राज्य चाहें, और यदि दो या दो से अधिक राज्य चाहें तो वे अपने आपस में पत्र आदि की भाषा कोई अन्य भाषा भी चुन सकते हैं। कोई अन्य भाषा भी चुन सकते हैं। लिख लिया? आज की क्लास में कितने अनुच्छेद पढ़ लिए? हो गए काउंट? कितने पढ़ लिए? रह गए कुछ के हो गए सारे? रह गए, उनको कल पढ़ेंगे। आज जो पढ़ा है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले आज की क्लास में हमने क्या बात की कि भारतीय संविधान में किसका प्रावधान है? अन्य चीजों के साथ साथ भाषा संबंधी जो प्रावधान है, या जो भाषा राजभाषा के संवैधानिक प्रावधान भी हम कह सकते हैं, उनके बारे में बात की। तो भारतीय संविधान के जिन जिन अनुच्छेदों में भाषा की बात की गई उसको मैं बताने वाली थी, ऐसा मैंने कहा ही था आपसे। बाकी चीजें तो आपको दूसरे टीचर बताएंगे। यानी कि 120, 210, 343 से लेकर के 351 तक। तो सबसे पहले हमारी जो बात हुई वो किस पर हुई थी? अनुच्छेद 120 पे। तो 120 में क्या कहा गया था कि देश में यानी राज्य में संविधान में जो कार्य करने की केंद्र में भाषा होगी वो क्या होगी? हिंदी या अंग्रेजी। और अगर संसद में कोई भी सांसद, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो राज्यसभा का हो, वो अपनी बात अगर हिंदी या अंग्रेजी में नहीं कह पा रहा है तो किस में कहेगा? मातृभाषा में। और मातृभाषा में कहेगा, इसकी अनुमति कौन देगा? लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति। इतनी सी बात क्लियर हुई? इसके बाद हमने बात की 210 की। तो भाई 210 में क्या था? अच्छा 120 बी, वो तो 120 ए की बात थी। 120 बी में क्या था कि जो या अंग्रेजी में वाला पार्ट है वो कब हट जाएगा? 1965 में। कितने सालों बाद हटेगा? 15 सालों बाद। यानी अगर आपसे पूछ ले कि किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि या अंग्रेजी में वाला भाग हट जाएगा, तो किसमें कहा गया है? या वो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि 120 में कितने वर्षों बाद या अंग्रेजी में वाला भाग हट जाएगा? 15 वर्षों बाद। इतनी सी बात क्लियर हुई? अगली बात की 210 की। तो 210 में क्या कहा गया था कि जो प्रावधान केंद्र में है, मैंने कहा था शॉर्ट में ऐसे समझ सकते हो आप कि जो प्रावधान केंद्र में 120 में किए गए वही सेम प्रावधान राज्य में या राज्य सरकार के लिए हमने किसमें किए? 210 में। तो वहां पे क्या प्रावधान थे कि भाई राज्य की भाषा क्या होगी? हिंदी या अंग्रेजी। यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि राज्य की या तो कोई एक राजभाषा चुन ले, या अंग्रेजी में काम कर ले, या हिंदी में कर ले। इतनी सी बात क्लियर हो गई? और बाकी यदि कोई विधायक है, यानी अगर कोई विधानमंडल का सदस्य है तो वो अपनी बात किसमें कहेगा? मातृभाषा में। मान लीजिए राज्य ने जो भाषा चुनी उसको वो भी नहीं आती, उसको हिंदी भी नहीं आती, उसको अंग्रेजी भी नहीं आती, तो अपनी बात तो वो कहेगा ही, हाँ या ना? तो वो अपनी बात किसके आधार पर कर सकता है? 210 के आधार पर, और इसकी अनुमति भी उसको मिल जाएगी। इसके बाद हमने बात की 343 की, क्योंकि उसके बाद तो 343 ही आता है। तो 343 ए में हमने समझ लिया था देश की राजभाषा क्या है? हिंदी। लिपि कौन सी है? देवनागरी। उसके आगे क्या बात कहेगी? अंक प्रणाली, यानी जो नंबर सिस्टम है, जो डिजिट सिस्टम है, वो कौन सा होगा? अंतरराष्ट्रीय होगा। इसीलिए आप देखेंगे कि कॉपियों में ये लिखने की बजाय आपको ये लिखा मिलता है। इतनी सी बात क्लियर हो रही है? इसके आगे हमने बात करी 344 की। तो 344 क्या कहता है? 344 कह रहा है कि भाई जो 15 वर्ष बाद हम या अंग्रेजी में हटाएंगे वो अचानक से तो नहीं हटा सकते। यानी जब हमारा संविधान बना उसके 5 साल बाद हम क्या करेंगे? एक आयोग बनाएंगे। फिर 10 साल बाद क्या करेंगे? एक और आयोग बनाएंगे। फिर 15 साल बाद क्या करेंगे? एक समिति बनाएंगे। वो समिति किसको सुझाव देगी? फिर राष्ट्रपति क्या करेगा? या तो पूरी बात मान लेगा या आधी बात मान लेगा, और मानेगा क्या? वो निर्देश देगा कि ऐसा काम हो जाए। इसके बाद हमने बात की
45 की। तो 45 क्या कहता है कि राज्य जो अपनी राजभाषा चुन सकता है, यानी राज्य को राजभाषा चुनने का अधिकार किसमें है? 345 में। किसी भी राज्य की राजभाषा चुनने का अधिकार संविधान राज्य को किसमें देता है? 345 में। उत्तर प्रदेश की राजभाषा हिंदी और दूसरी राजभाषा उर्दू। दूसरी राजभाषा चुनने का भी अधिकार दिया गया, उसको हम कल पढ़ेंगे। अगली बात की 346 में। तो 346 में क्या था कि भाई केंद्र सरकार को राज्य से कुछ कहना है या राज्य को केंद्र से कुछ कहना है। इसका प्रावधान कहां पर है? 346 में। अब कुछ कहने के लिए मैंने कहा कॉल तो करेंगे नहीं, मुझे ऐसी बात है पत्र के माध्यम से ही बात करेंगे। तो ये तो प्रावधान संघ में हो ही चुका है, लेकिन राज्य और राज्य आपस में अगर बात करना चाहें तो वो अपनी भी एक लैंग्वेज चुन सकते हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई, हाँ या ना? इसके बाद इतनी बात हुई आज तक। चलो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।